जो एक मटके की शेप देने के लिए, एक मटके को शेप देने के लिए हमेशा उसके ऊपर हाथ से थपकी मारते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली उसी समय पर वो नीचे सपोर्ट भी देते हैं। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी कभार हम लोगों को आपके लिए बहुत टफ रहना पड़ा और स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ा, जैसे अक्सर कुछ बच्चे राठौड़ सर की स्ट्रिक्टनेस की कह रहे थे। लेकिन मैं आपको एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपने पतंग को आसमान में उड़ते हुए जरूर देखा होगा। आपको लगता होगा कि वो पतंग जो है उसको वो डोर जो बंधी हुई है वो उड़ने से रोक रही है, उसको वापस खींच रही है, लेकिन एक्चुअली वो डोर उसको रोक नहीं रही होती है, वो उस पतंग को सही दिशा दे रही होती है, उस पतंग को उड़ने का एक मादा दे रही होती है, उसको उड़ने की एक वजह दे रही होती है। और ये जिंदगी में जो टीचर्स तुम्हें डिसिप्लिन सिखाते हैं, तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो ठीक उस डोर के समान ही है जो आपको नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। वो डोर जिस दिन कट गई तो आप उस पतंग का क्या अंजाम होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। उस पतंग की मंजिल वो आसमान नहीं, वो धरती हो जाती है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। आज इस मन से जा रहे हैं कि थोड़ा सीरियस नोट में मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली आपको ये डोर जरूर याद आएगी किसी दिन जब आप कॉलेज में हो जाएंगे। कोई पूछने वाला भी नहीं होगा कि आप कब स्कूल आए, क्या आपने ड्रेस पहना, काम किया कि नहीं किया, रूम में अपने पड़े रहोगे, मैगी खा खा के ज़िंदगी गुजारोगे, तब तुम्हें ये सब पल याद आएंगे। माँ बाप का प्यार भी याद आएगा उस दिन। आज तो तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते, कुछ नहीं, मम्मी आज ये नहीं बनाया तो ये नहीं खाऊंगा, पालक बनाया तो नहीं खाऊंगा, ये नहीं। लेकिन जब अब निकलोगे ना, जब दुनिया के चैलेंजेस आपका वेट कर रहे हैं, तब आपको एहसास होगा कि हाँ वो स्कूल कितना प्यारा था। तब वो स्कूल का हर पल आपको याद आएगा। ये बेंचेज जो बाहर जिसमें बैठकर आप लंच करते हो ये याद आएगा, ये पेड़ के नीचे बैठ के तुम गपशप करते हो ये याद आएगा, ज़बरदस्ती टीचर को मजबूर कर देते हो उसके कि सर गेम तो आज तो चाहिए ही चाहिए, न चाहते हुए उसको बेचारे को गेम देना ही पड़ता है कि वो क्या करेगी। अब इतना मास लेवल पर आप स्ट्रगल कर डालते हो कि कोई चारा दूसरा बचता नहीं। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें जो हैं आपको जीवन में हमेशा संजो के रखनी चाहिए, क्योंकि यही वो पल है जब आपको बहुत लंबे समय के बाद जब याद आती है तो एक हंसने का मौका देते हैं। बाकी सब चीज़ें तो सीरियस नोट पे चलती रहती हैं। मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि प्रैक्टिकल फाइल वाले दिन भी उनको प्रैक्टिकल वाले दिन भी नहीं पता रहता कि मुझे क्या फाइल बनाना था क्या नहीं, क्योंकि अक्सर हर बैच में ऐसे 5-10 लोग मिल जाते हैं जिनको तूफानों से कश्ते निकालने का शौक होता है ना। ऐसे भी बच्चे प्री बोर्ड वाले दिन ये अच्छा आज हिस्ट्री का पेपर था, अरे यार मैं तो ज्योग्राफी पढ़कर आ गया हूँ। ऐसे भी बहुत सारे महानुभाव हैं। तो वो तूफानों में कश्तियाँ निकालने की जो परंपरा है वो आप यही त्याग कर चले जाएं और आराम से एक अच्छे सेलर बनने की कोशिश करें। और मैं देख रहा हूँ साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, मैंने लगभग बच्चों को 90% बच्चों को तो मैंने खुद पढ़ाया है। साइंस वाले बच्चों को 10th क्लास तक पढ़ाया है और 11th-12th आर्ट्स के बच्चों को तो पढ़ाया है। बहुत बार इस तरह के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं कि एक्चुअली एक स्टीरियोटाइप क्रिएट रहता है कि जो आर्ट्स के बच्चे हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, मजबूरी में आर्ट्स ले लेते हैं, ये सब चीज़ें रहते हैं। तो इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए कई बार हम लोगों को इस तरह के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं कि तुम्हें साइंस वाले बच्चों से आगे निकलना है, उनसे कम्पीट करना है तुम्हें, ये सब चीज़ें करनी है। तो इस तरह के एग्जाम्पल में कभी भी कोई साइंस के बच्चे ये ना समझे कि हम लोग आपस में आप लोगों की राइवलरी क्रिएट करना चाहते हैं। आप लोग सभी लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत सारे बच्चे आर्ट्स के भी IAS ऑफिसर बनते हैं, वही साइंस के बच्चे उनके नीचे जाके डॉक्टर या इंजीनियर बनकर वो उनको सुपरवाइज करते हैं। वही सब चीज़ें जाकर मैं कल ही मीनाक्षी का स्टेटस देख रहा था कि साइंस वाले बच्चे पूछते आर्ट्स वाले से तुम क्या पढ़ते हो, तो फिर वो रिप्लाई करता है कि जो तुम लोग MBBS और IIT करने के बाद पढ़ते हो वो हम अभी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स कि IAS के लिए GK GS जो तुम बाद में जाके पढ़ोगे वो हम अभी से पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बार आप सभी लोग उस ऊर्जा के साथ रहें, आप मिलजुल कर रहें, अपने आप को एक बैच माने। कोई ये साइंस आर्ट्स जैसा बाइफर्केशन करके ना रखे। करियर बहुत सारे आपके लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। और एक मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जो आप कभी भी सिर्फ हमेशा सक्सेस की तरफ मत भागिए और कभी भी ये मार्क्स और इन सब के गेम के पीछे मत भागिए, कभी भी मत भागिए, क्योंकि जीवन में आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। क्योंकि आपको अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ 2 मूवीज़ के एग्जाम्पल दूंगा, आप ज़रूर याद रखिएगा कि आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स। उसमें एक बच्चा बहुत ही अच्छा आपने देखा था कि ड्रोन बनाता है, और लेकिन उसके प्रोफेसर जो है सिर्फ उसको टाइम नहीं देते और सिर्फ वो प्रोजेक्ट में कुछ टाइम लेट हो जाता है और वो इंसान ज़िंदगी की दौड़ हार जाता है।
हम कभी नहीं चाहते कि इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो, और आप समाज के एक बहुत बड़े युवा बनने जा रहे हैं, समाज को एक आईना देने वाले इंसान बनने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि आपको तालीम के साथ साथ तहजीब भी सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि राजकोट में जयश्री बेन जो एक अपने बेटे को पढ़ाती लिखाती है और बहुत अच्छी तालीम देती है, तालीम भी पा जाता है बच्चा, और एक दिन जब उसका बच्चा प्रोफेसर बन जाता है और बुढ़ापे में नीति को कुछ और मंजूर होता है और जयश्री बेन को लकवा मार जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। बेटा 2 महीने सेवा करता है, 2 महीने बाद एक दिन माँ को अपना सहारा देकर खड़ा करता है, तो माँ को बड़ी खुशी होती है कि आज मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बन गया, और बड़ी खुश होती है। फिर वो माँ को धीरे धीरे 4थी मंजिल के ऊपर लेकर जाता है और गोद में उठा लेता है। माँ इतनी खुश होती है कि सर्दी में बेटा मुझे धूप दिखाने के लिए लेकर आया है, लेकिन उसी पल वो उसी माँ को 2 महीने की सेवा करने के बाद उस 4 मंजिल की छत से फेंक देता है। उस माँ को, जयश्री बेन को, उस 4 मंजिल की छत से नीचे आने में चंद सेकंड लगे होंगे, लेकिन सोच कर देखिए कि उसकी आत्मा किस तरह से तार तार हुई होगी। जिस माँ ने 9 महीने पेट में उस बच्चे को रखा, वो 2 महीने में ही थक गया। तो मैं इसलिए आपको ये उदाहरण मैं कोई नेगेटिव एनर्जी उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने तालीम तो बहुत अच्छी ग्रहण की, लेकिन तहजीब आप जीवन में कहीं ना कहीं अगर भूल गए तो आप इस समाज में, परिवार में या इस देश के एक अच्छे या सच्चे नागरिक नहीं बन पाए। कुछ ऐसा ही आशा साहनी के साथ मुंबई के फ्लैट में हुआ। बेटा पढ़ लिख कर विदेश में चला गया और आशा साहनी इस उम्मीद के साथ जीती रही कि बेटा किसी दिन लौटेगा। बेटा 1.5 साल तक नहीं आता, बीमार माँ वहीं बिस्तर पे पड़ी पड़ी दम तोड़ देती है। 1.5 साल बाद आता है तो उनके रिश्तों की तरफ खोखली एक हार्ड मास वहाँ पर सिर्फ मिलता है, हड्डियों का ढांचा मिलता है। माँ बेटे के इस खोखले रिश्ते की तरह वो शरीर भी बिल्कुल खोखला हो चुका था। तो मैं आपसे ये उदाहरण देकर ये बात कहना चाहूँगा कि आप अपने जो माँ बाप, जो इतनी उम्मीदें, इतनी आशा आपको साथ लेकर, आपको लग रहा होगा कि आज हमारा खुशी का दिन था, लेकिन बच्चों आप लोग जा रहे हो, आज के बाद में हम लोग पता नहीं कब मिले या ना मिले। ये होनी को कुछ भी नहीं पता होता कि कब कौन कहाँ मिलता है, कहाँ नहीं, क्योंकि डेस्टिनी को कुछ भी नहीं पता होता, डेस्टिनी हमें कहाँ ले जाती है। इंडियन माइथोलॉजी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रभु श्री राम का है। आपने देखा होगा जीवन में आपके साथ किस तरह के संघर्ष आपके सामने खड़े हैं, जिनमें आपको डिसीजन लेना होगा, और आप मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। मनुष्य कुछ सोचता है, ईश्वर कुछ सोचता है। आप भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करिए कि प्रभु श्री राम का सुबह राज्याभिषेक होने वाला था, पूरी नगरी में दिए जल रहे थे, खुशियां मिल रही थी, हर तरफ पुष्पों की, हर तरफ पुष्पों की वर्षा हो रही थी। लेकिन उसी रात में महाराज दशरथ जी और कैकेयी के बीच में कुछ वार्तालाप होता है और सुबह बेटे को एक संदेश सुना दिया जाता है कि तुम्हें राजपाट नहीं, क्या मिलने वाला है? 14 साल का वनवास। राम के पास 2 रास्ते थे। क्या तो जैसा कि आप अक्सर अपने माँ बाप से पूछते हो, क्यों जाऊंगी वनवास में, जैसा कि आपकी थिंकिंग है, श्री रामचंद्र जी ने ये नहीं पूछा क्यों वनवास जाऊं मैं, उन्होंने कहा कब जाना है। आप सोच कर देखिए कि एक डेस्टिनी जो आप सुबह उनको एक ताज पहनाने वाली थी, उस डेस्टिनी ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। और जंगल भी आज की तरह के जंगल नहीं थे, किस तरह के जंगलों में वो रहा करते थे, रहा था। फिर उसके बाद में आप देखते हो उनके भाई आते हैं भरत और उनकी चरण पादुका लाकर उनको सिंहासन पर रख देते हैं। इस तरह के विचारों से आप लोगों को हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के विचार आप में हो, क्योंकि व्यक्ति के स्वयं के निर्माण से ही इस समाज का निर्माण होता है, समाज के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है, और आप राष्ट्र के निर्माता हैं। अलग अलग पोस्ट के ऊपर जाएंगे, अलग अलग जीवन के अलग अलग जगहों पर जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर इतना अधिक समय ले रहा हूँ, क्योंकि 1 बजे तक 2 बजे तक आपका टाइम है पार्टी का। पार्टी हम लोग एंजॉय करेंगे, जरूर गाने एंजॉय करेंगे, लेकिन आप ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप इस देश के पथ प्रदर्शक हैं। क्योंकि इस समय जो समाज जिस तरह के कह सकते हैं कि डायनामाइट जैसी कंडीशन के ऊपर बैठा है, जो कभी भी एक्सप्लोजन हो सकता है, उसमें आप जैसे एम्पैथी वाले लोगों की जरूरत है, जिनके दिमाग में इस तरह की एक तरह से समानता का भाव हो, एक स्वतंत्रता का भाव हो, दूसरों के लिए एक समर्पण का भाव हो। ये भाव जब आप जीवन में लेकर जाएंगे तो जरूर कुछ अच्छा करेंगे। ऐसा मैं एक शिक्षक होने के नाते और एक कह सकता हूँ कि आपका मेंटर होने के नाते अपील करता हूँ। बाकी श्यामा ने जितना कुछ कहा उतना सब कुछ मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाया। बाकी जो भी कुछ गलती रह गई हो, चाहे वो साइंस का बच्चा हो चाहे आर्ट्स का हो,
तो यहाँ से इस मंच से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी शिक्षकों को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो लोग आप लोगों से बहुत असीम प्रेम करते हैं, उनका एक अलग ही नाता है।